नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीपीएससी के द्वारा आयोजित राजकीय इंटर कॉलेज यानी कि जीआईसी प्रवक्ता के लिए सामान्य अध्ययन पेपर का हम लोग 46वां मॉडल पेपर यानी कि प्रैक्टिस सेट देखेंगे। इसके पहले 45 प्रैक्टिस सेट अपलोड हो चुका है। जो लोग नहीं देखे हैं, चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप वहां से सभी वीडियो को देख सकते हैं। और जीआईसी का एग्ज़ाम डेट जो है 19 सितंबर 2021 को यह परीक्षा आयोजित कराया जाएगा। तो ये आपके जीएस पार्ट के लिए है केवल, जिसमें से 40 क्वेश्चन जो है पूछे जाने हैं। बाकी 80 प्रश्न आपके सब्जेक्ट से पूछा जाएगा। टोटल 120 क्वेश्चन जीआईसी परीक्षा में पूछे जाएंगे और इसमें निगेटिव मार्किंग भी है, याद रखिएगा। तो इस वीडियो में हम लोग जो है 46वां प्रैक्टिस सेट देखेंगे जीएस का। तो चलिए जो है शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। दोस्तों, यदि आप यूपीपीएससी और यूपी एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी लर्निंग प्लेटफॉर्म से जुड़ के आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं और आप एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। इसके लिए आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना होगा प्ले स्टोर से जाके। उसके बाद आप अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपको गोल सेलेक्ट करना है। गोल यानी कि आप यूपीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो आप यूपीपीएससी और यूपी सेलेक्ट करेंगे। फिर जो है आपको उसी से रिलेटेड वीडियो आपको देखने को मिलेगा। तो आप जो है सब्सक्रिप्शन लेके देख सकते हैं। सब्सक्रिप्शन लेते समय हमारा रेफरल कोड एग्जाम लर्नर जरूर यूज़ कीजिएगा, जिससे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। अनअकैडमी ज्वाइन करने के एडवांटेज आप देख सकते हैं यहाँ पे। फिर आपका यूपीपीएससी और यूपी का मेगा सब्सक्रिप्शन ऑफर चल रहा है। यदि 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 2 मंथ का फ्री जो है सब्सक्रिप्शन मिलेगा। 24 मंथ का लेते हैं तो 3 मंथ का आपको फ्री सब्सक्रिप्शन मिलेगा। और प्राइस हाइक होने वाला है बहुत जल्द, तो आप जो है जल्द से जल्द ज्वाइन कर सकते हैं। आपकी करेंट रेट में अभी आपको जो है सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। उसके बाद फतेह यूपीपीएससी स्कॉलरशिप टेस्ट जो है कराया जा रहा है अनअकैडमी पे, आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद शिखर यूपी पेट एग्जाम के लिए जो है प्री टेस्ट सीरीज अनअकैडमी पे कराया जा रहा है, इसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और आर के लिए जो है प्री टेस्ट सीरीज कराया जा रहा है अनअकैडमी पे, ये भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। 7 अगस्त को, 14 अगस्त, 21 अगस्त और 28 अगस्त को ये जो है टेस्ट कराया जाएगा। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। मुगल सम्राट जहांगीर ने निम्न में से किसे इंग्लिश खान की उपाधि दी थी? 4 विकल्प है आपके सामने, आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। तो यहाँ जो सही होगा सी ऑप्शन, विलियम हॉकिंस को। 1608 ईस्वी में विलियम हॉकिंस को अंग्रेज कंपनी हेतु व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त करने के लिए मुगल सम्राट जहांगीर के पास राजदूत बनाकर भेजा गया था और जहांगीर ने उसे 400 का मनसब और इंग्लिश खान की उपाधि प्रदान की थी। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। दूसरा प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किस किले का निर्माण अकबर के राज्यकाल में नहीं कराया गया था? तो यह है दिल्ली का लाल किला। शाहजहां ने अपनी नवीन राजधानी जो कि 1648 में दिल्ली शाहजहानाबाद में एक चतुर्भुज आकार का किला बनवाया, जो लाल बलुआ पत्थर से निर्मित होने के कारण इसका नाम लाल किला पड़ गया। और 1 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला यह लाल किला हमीद अहमद नामक शिल्पकार की देखरेख में संपन्न हुआ था। और अन्य किलों का निर्माण जो है यहाँ पे आगरा का किला अकबर के समय में जो है बना, लाहौर भी और इलाहाबाद तीनों किला अकबर के समय में बना था। दिल्ली का लाल किला ये शाहजहां के शासनकाल में बना था। तो ये ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है। कामागाटा मारू प्रकरण क्या था? तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। एक जहाज था कामागाटा मारू, और जो है जिसे भारतीय मूल के व्यापारी गुरदीप सिंह ने किराए पर लेकर 376 यात्री को लेकर कनाडा के वैंकूवर की ओर ये प्रस्थान किया, परंतु कनाडा में इसके प्रवेश पर रोक लगा दी गई थी। और 26 सितंबर 1914 को 376 यात्रियों के साथ कामागाटा मारू जापानी जहाज को लेकर गुरुदत्त सिंह हुगली पहुंचे और बजबज नामक बंदरगाह पर जहाज पहुंचने पर तलाशी हुई और संघर्ष हुआ, जिसमें 18 यात्री मारे गए और लगभग 25 यात्री इसमें घायल हुए थे। तो कामागाटा मारू पूछा गया है, एक जहाज था और ये घटना हुआ था 1914, सन भी याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। अगला जो क्वेश्चन है, 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया गया था? तो यहाँ पे ये ऑप्शन सही होगा, सर पैथिक लॉरेंस के द्वारा। 14 मार्च 1946 को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री सर क्लेमेंट एटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स में यह घोषणा की कि भारतीयों को स्वतंत्रता पाने का अधिकार है। इसके लिए उन्होंने कैबिनेट मंत्रियों का एक 3 सदस्यीय मिशन
जिसके सदस्य थे स्टीफर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस और एवी अलेक्जेंडर, जिसे जो है कैबिनेट मिशन कहा जाता है। और ये मार्च 1946 में भारत मिशन के अध्यक्ष लॉर्ड पैथिक लॉरेंस के नेतृत्व में भेजा गया। इस मिशन ने भारत में तत्काल एक अंतरिम सरकार की स्थापना और संविधान सभा के गठन व संविधान निर्माण हेतु एक योजना प्रस्तुत की थी। तो यहाँ पे पूछा गया है किसके नेतृत्व में जो है एक गठन किया गया था कैबिनेट मिशन का, तो सर पैथिक लॉरेंस के। अगला प्रश्न है, दूध गंगा नदी निम्न में से किस में अवस्थित है? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं यहाँ, ये विकल्प सही होगा जम्मू कश्मीर में। दूध गंगा नदी जम्मू एवं कश्मीर में अवस्थित है और यह चिनाब की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है दूध गंगा? तो ये चिनाब नदी की सहायक नदी है और दूध गंगा नदी राजधानी श्रीनगर के पाटन में प्रवाहित होती है। तो आपको पता होगा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अब केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। अब ये राज्य की श्रेणी में नहीं आता है। टोटल 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं भारत में और 28 राज्य हो गए हैं अब। अगला क्वेश्चन है, निम्न नहरों में से किसे दामोदर नदी से निकाला गया है? तो इसमें है एडन नहर, बी विकल्प सही हो जाएगा। एडन नहर पश्चिम बंगाल की एक प्रमुख नहर है। इसकी लंबाई 65 किलोमीटर है और ये नहर 1938 में दामोदर नदी से निकाली गई थी। 7वां प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से कौन सा सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है? तो 4 ऑप्शन है, इसमें आपको बताना है सागरीय राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो यहाँ डी ऑप्शन सही होगा, मन्नार की खाड़ी। समुद्री राष्ट्रीय उद्यान मन्नार की खाड़ी ये तमिलनाडु राज्य के रामनाथपुरम जिले में मन्नार की खाड़ी में है और इसका क्षेत्रफल जो है 560 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। तो ये सागरीय राष्ट्रीय उद्यान जो है मन्नार की खाड़ी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित राज्यों की मत्स्य उत्पादन का सही अवरोही क्रम बताइए। तो यहाँ पे आपका सही जो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन सही होगा, आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरल, उसके बाद तमिलनाडु। मछली उत्पादन में पूछा गया है। 9वां प्रश्न देखते हैं कि वायुमंडल के अधोलिखित मंडलों को उनके पृथ्वी के धरातल से बढ़ती दूरी के अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। पहला दिया गया तापीय मंडल, दूसरा क्षोभ मंडल, तीसरा समताप मंडल, चौथा मध्य मंडल। तो तापीय मंडल या ताप मंडल में आपका आता है आयन मंडल भी और बहिर्मंडल भी, ये दोनों आपका ताप मंडल में ही आते हैं। बाकी क्षोभ मंडल जो है पृथ्वी के बाद की जो मंडल है वह क्षोभ मंडल कहलाती है। उसके बाद समताप मंडल आ जाएगा, फिर मध्य मंडल, लास्ट में होगा तापीय मंडल। तो क्रम से ये देखा जाए तो क्षोभ मंडल सबसे पहले होगा जिसे कहते हैं ट्रोपोस्फियर, अंग्रेजी में इसे ट्रोपोस्फियर कहा जाता है। उसके बाद समताप मंडल आएगा जहाँ पर ओजोन परत पाई जाती है, इसे स्ट्रेटोस्फियर कहते हैं। फिर मध्य मंडल आ जाएगा मेसोस्फियर, फिर आपका आ जाएगा तापीय मंडल। तो ये हो जाएगा पहले स्थान पे, ये दूसरे और ये तीसरे और लास्ट में ये होगा। तो यहाँ पे आपका 2 3 4 1 2 3 4 1 आप देख सकते हैं, डी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। और आपको बता दें कि मौसम संबंधी घटनाएं जो होती हैं क्षोभ मंडल में होती हैं और वायुयान पूछा जाता है किस मंडल में उड़ाए जाते हैं, तो समताप मंडल में, और सैटेलाइट वगैरह किस मंडल में पाए जाते हैं, तो आयन मंडल में पाए जाते हैं, जो कि ताप मंडल के ही अंतर्गत आयन मंडल आता है। और सबसे अंतिम जो है वह बहिर्मंडल है। अगला क्वेश्चन अब देखते हैं कि निम्न झीलों में से कौन विश्व की प्राचीनतम तथा सबसे गहरी झील है? तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, बैकाल झील। विश्व की प्राचीनतम और सबसे गहरी झील रूस के साइबेरिया क्षेत्र में स्थित है बैकाल झील, और इसकी औसत गहराई यदि देखा जाए तो 744 मीटर है और ये जो है 3 करोड़ वर्ष से लगातार जो है बनी हुई है आपका। तो ये ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। 11वां प्रश्न है, भारत की निम्न झीलों में से कौन जम्मू एवं कश्मीर में अवस्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी सही होगा, अचार झील। अंचार झील ये आपका जम्मू और कश्मीर में है। फुलहर झील देखा जाए, सॉरी फुलझर है यहाँ, फुलहर नहीं है, फुलझर झील है आपका छत्तीसगढ़ में। फुलझर कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ में है ये। और ये फुलहर यदि पूछा जाता तो वो आपका उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जनपद में है फुलहर झील, लेकिन यहाँ फुलझर है तो छत्तीसगढ़ होगा। कोलेरू झील है आंध्र प्रदेश में, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में है। और हमीरसर झील ये आपका गुजरात में है। तो यहाँ जम्मू कश्मीर पूछा गया है
तो सी विकल्प सही होगा अंचार झील। 12वां प्रश्न देखते हैं, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर है। तो उत्तर प्रदेश का साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार है 74.01%। ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 13वां क्वेश्चन देखते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात क्या है। तो लिंगानुपात यहाँ पे आपका ऑप्शन जो दिया गया है डी विकल्प से होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार जो है देखा जाए भारत का लिंगानुपात तो 943 है। कितना है? 943, यानी कि 1000 जो है 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन में कोई भी जो है सही नहीं है, तो डी विकल्प सही हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। लिंगानुपात भारत का याद रखिएगा 2011 की जनगणना के अनुसार जो है वह 943 है। अगला क्वेश्चन आप देखते हैं, भारतीय संसद में शामिल है। तो भारतीय संसद में लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति शामिल किए जाते हैं, डी विकल्प सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में यदि उपराष्ट्रपति उपलब्ध नहीं है तो राष्ट्रपति की तरह निम्नलिखित में से कौन कार्य कर सकता है। तो भारत के प्रधान न्यायाधीश, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति व इन दोनों की अनुपस्थिति में, यानी कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में भारत का प्रधान यानी कि मुख्य न्यायाधीश कार्य कर सकता है। यदि राष्ट्रपति का पद उनकी मृत्यु, त्यागपत्र, निष्कासन अथवा किसी अन्य कारण से रिक्त हो तो उपराष्ट्रपति नए राष्ट्रपति का निर्वाचन होने तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। और यदि उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो भारत का मुख्य न्यायाधीश अथवा उसका पद भी रिक्त होने पर सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा तथा उसके कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। तो ये ऑप्शन यहाँ सही होगा। 16वां प्रश्न है, संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है। तो ये राष्ट्रपति में निहित है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, हमेशा जो है लगभग एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो बी ऑप्शन यहाँ सही होगा। भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है और भारत में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है। अतः जो है राष्ट्रपति ये नाम मात्र की कार्यपालिका है और प्रधानमंत्री तथा उसका मंत्रिमंडल ये वास्तविक कार्यपालिका है। तो यहाँ पे बी विकल्प सही होगा। 17वां क्वेश्चन है, लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षण प्रावधान संविधान में किया गया है किस अनुच्छेद के द्वारा। तो ये है आपका अनुच्छेद 331, ये विकल्प सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, नगरीकरण के कारणों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। पहला दिया गया है ग्रामीण से नगरीय क्षेत्रों में प्रवास की ऊंची दर। दूसरा है शहरों में शैक्षणिक संस्थानों की बढ़ती संख्या। तीसरा औद्योगिकरण की ऊंची दर और चौथा है ग्रामीण क्षेत्रों में ऊंचा जीवन स्तर। तो कोड के माध्यम से बताना है कि कौन सा विकल्प सही हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे जो सही होगा आपका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा जो है इसमें सही नहीं होगा आपका। नगरीकरण के प्रमुख कारण ग्रामीण से नगरीय क्षेत्रों में प्रवास की ऊंची दर, शहरों में शैक्षिक संस्थाओं की बढ़ती संख्या और औद्योगिकरण की ऊंची दर है। ग्रामीण क्षेत्रों में ऊंचे जीवन स्तर को नगरीकरण का कारण नहीं माना जा सकता है। तो चौथा आपका सही नहीं होगा। 1, 2, 3 यानी कि ए विकल्प यहाँ सही हो जाएगा। 19वां क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर का सामान्य तापक्रम 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट है। इसके बराबर डिग्री सेंटीग्रेड में या सेल्सियस में तापक्रम क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 36.89। तो ये जो है आपका सही हो जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ पे। 20वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कहाँ आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है। तो ये पश्चिम बंगाल में है, डी विकल्प सही हो जाएगा। और 21वां प्रश्न है, आकाश का नीला रंग इस कारण होता है। तो ये होता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, ए विकल्प सही हो जाएगा। चूंकि प्रकीर्णन तरंगदैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है और बैगनी एवं नीले रंग का तरंगदैर्घ्य कम होता है, अतः उनका प्रकीर्णन अधिक होगा। इसी कारण आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है। तो ये विकल्प सही हो जाएगा। 22वां प्रश्न है, कांसा मिश्रित धातु यानी कि एलॉय है किसका। तो ये है तांबा और टिन का, ये विकल्प सही हो जाएगा। कांसा धातु या कांस्य धातु के निर्माण में 88% तांबा होता है और टिन की मात्रा होती है 12%। तो ये दोनों के मिश्रण से बनता है कांसा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। 23वां क्वेश्चन है, सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक है।
तो ये है कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन। सी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। 24वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पारिस्थितिक तंत्र के विषय में सही नहीं है? तो इसमें आपका देखा जाए तो सी विकल्प जो दिया गया है यह एक बंद तंत्र होता है, ये आपका सही नहीं है। पारिस्थितिक तंत्र सर्वप्रथम जो अर्नेस्ट हेकल नामक प्राणी विज्ञानी ने 1869 में जो इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था, और पारिस्थितिकी तंत्र में जैविक अजैविक संघटक, पोषण स्तर, ऊर्जा प्रवाह, भू रसायन चक्र, प्रकाश संश्लेषण, आहार श्रृंखला, आहार जाल, उत्पादकता, स्थिरता, पादप जगत, जीव जगत, बायोम, पर्यावरण अवनयन, असंतुलन, प्राकृतिक आपदाएं, प्रदूषण एवं पर्यावरण प्रबंधन आदि का अध्ययन इसमें किया जाता है। तो इसमें जो दिया गया है कि यह एक बंद तंत्र होता है, गलत है। पारिस्थितिक तंत्र ये खुला तंत्र होता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही नहीं, बाकी सभी सही हैं। 25वां प्रश्न अब देखते हैं कि निम्न में से कौन जल लवणता प्रवणता को दर्शाता है? तो इसमें बी ऑप्शन से हो जाएगा, हेलोक्लाइन। सागरीय ताप प्रवणता को थर्मोक्लाइन, और जल लवणता प्रवणता को हेलोक्लाइन, घनत्व प्रवणता को पाइक्लोक्लाइन, और जलीय रसायन को केमोक्लाइन से व्यक्त किया जाता है। तो इसमें पूछा गया है जल लवणता प्रवणता, तो हेलोक्लाइन सही होगा, बी ऑप्शन। तो दोस्तों जो है अनअकैडमी पे यूपी पुलिस एसआई के लिए फ्री टेस्ट सीरीज जो है अवेलेबल है, जो कि 20 क्वेश्चन जो है डेली कराए जाते हैं इसमें, और जो है टाइम ड्यूरेशन जो है वो 30 मिनट का है। तो ये भी आप ज्वाइन कर सकते हैं अनअकैडमी पे। लक्ष्य यूपीपीएससी पीसीएस प्रीलिम्स के लिए टेस्ट सीरीज है, लोअर पीसीएस के लिए है, आरओ के लिए है। जो बैच कोर्सेज जो अनअकैडमी पे अवेलेबल हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ऑप्शनल यदि आपका सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, हिंदी या हिस्ट्री, तो आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं अनअकैडमी पे। और साथ ही जो है 75 डेज का एक क्रैश कोर्स है यूपीपीएससी प्रीलिम्स जीएस का 2021 के लिए, जो कि 6 अगस्त से जो है बैच शुरू हो रहा है। जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं जुड़ सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है आपको लिंक दे दिया गया है। फिर आपका सीसैट के लिए ये जो प्रीलिम्स सीसैट प्रीलिम्स के लिए जो है ये कराया जा रहा है, जो कि 11 अगस्त से बैच शुरू हो रहा है, तो आप इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। समीक्षा अधिकारी आरओ के लिए बैच जो है शुरू हो गया है, जो कि 10 अगस्त से ये कोर्स जो है आपको देखने को मिलेगा। तो जो लोग समीक्षा अधिकारी की तैयारी करना चाहते हैं आप जुड़ सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और सब्सक्रिप्शन लेते समय हमारा रेफरल कोड एग्जाम लर्नर ये ज़रूर यूज कीजिएगा, जिससे आपको 10% का वहाँ पे डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये रेफरल कोड आप ज़रूर यूज कीजिएगा। उसके बाद सुपर कॉम्बो सब्सक्रिप्शन अभी चल रहा है अनअकैडमी पे, और अनअकैडमी को आप जो है टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपको मटेरियल वगैरह जो है मिलता रहेगा। 26वां क्वेश्चन है, भारत में गिद्धों की कमी का अत्यधिक प्रमुख कारण है? तो जानवरों को दर्द निवारक दवा जो दिया जाता है ये सर्वप्रमुख कारण है, इसका नाम है डाइक्लोफेनिक सोडियम। तो यहाँ पे जो है सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 27वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें डी ऑप्शन जो दिया गया है, कार्बन व्यापार का संबंध मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से, तो ये आपका सही नहीं है। बाकी जो है प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन 1979, प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन एजेंडा 21, पृथ्वी शिखर सम्मेलन +5 1997, ये आपका सही है। डी ऑप्शन जो दिया गया है, संयुक्त राष्ट्र संघ के निर्देशन में ओजोन छिद्र से उत्पन्न समस्या निवारण के लिए 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल में 33 देशों ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, जो कि ओजोन संरक्षण का यह प्रथम अंतर्राष्ट्रीय समझौता था। इसी सम्मेलन में तय किया गया था कि 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? ओजोन परत संरक्षण से है, न कि कार्बन व्यापार से। तो डी ऑप्शन सही नहीं है। 28वां प्रश्न है, निम्न में कौन अब भारत में तेल की कीमतों का निर्धारण करता है? तो ये तेल कंपनियों के द्वारा किया जाता है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। 29वां क्वेश्चन है, 19 नवंबर निम्न में से किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है विश्व शौचालय दिवस के रूप में। सी विकल्प सही हो जाएगा आपका। याद रखिएगा 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 30वां जो प्रश्न है, नालंदा परियोजना किस मंत्रालय की परियोजना है? तो ये है अल्पसंख्यक मामलों की। सी विकल्प यहाँ सही हो जाएगा। और इसका शुभारंभ जो हुआ था नालंदा परियोजना का 4 मार्च 2014 को इसकी शुरुआत की गई थी। तो यहाँ पे सी विकल्प। 31वां क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। पहला है कि रमा सोनम से उम्र में बड़ी है। दूसरा,
पूनम रमा से उम्र में बड़ी है। तीसरा, सोनम पूनम से उम्र में बड़ी है। तो यदि पहले दोनों कथन, कह रहा है पहले दोनों कथन सत्य हैं, तो तीसरा कथन है सत्य है, अनिश्चित है, असत्य है या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसे देख लेते हैं। पहला जो कथन कह रहा है रमा सोनम से उम्र में बड़ी है, तो ये मान लीजिए रमा हो गई। कह रहा है रमा सोनम से उम्र में बड़ी है, सोनम से उम्र में बड़ी है। दूसरा कथन कह रहा है पूनम रमा से उम्र में बड़ी है, तो पूनम यहाँ पहले हो जाएगा। अब ये तीन जो है हो गया आपका पहला और दूसरा। तीसरा जो कथन कह रहा है कि सोनम पूनम से उम्र में बड़ी है, सोनम पूनम से उम्र में बड़ी है, तो यहाँ आप देख सकते हैं बीच में रमा भी है, इसलिए तीसरा कथन क्या हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी जो है यहाँ पूनम रमा से बड़ी है और सोनम जो है वो आपका पूनम से छोटी है, तो यहाँ पे तीसरा कथन असत्य होगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 32वां क्वेश्चन है निम्नलिखित श्रृंखला को सही विकल्प द्वारा पूर्ण कीजिए। एक आप देख सकते हैं श्रृंखला दिया गया 3, 2, 6, 8, 18, 40। अगली श्रृंखला क्या होगी ये आपको बताना है। तो ये आप देख सकते हैं 3 दूना 6, 6 त्रिक 18, ये क्रम जो है बन रहा है। अगला क्रम क्या होगा, तो यहाँ देख सकते हैं 2 से गुणा हुआ है, यहाँ 3 से, तो यहाँ किससे गुणा होगा 4 से, तो 18 में 4 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 72, 72। तो आंसर जो सही होगा यहाँ पे सी ऑप्शन 72। ये भी आप देख लीजिए श्रृंखला 2 के बाद हो जाएगा 8 दिया गया है, तो 2 चौक 8, उसके बाद 8 के बाद 40 दिया गया है यहाँ, तो 8 पचे 40, 4 5, तो अगला जो यहाँ पे आएगा तो 6 से गुणा करना पड़ेगा, तो 40 में 6 से गुणा करेंगे जब, तो 4 छक 24, 240। यदि अगला भी श्रृंखला पूछा जाता तो 240 होता, लेकिन यहाँ पे एक ही पूछा गया 72 होगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 33वां क्वेश्चन है यदि प्लस का अर्थ भागा, माइनस का अर्थ गुणा, गुणे का अर्थ प्लस और भागा का अर्थ माइनस, तब आपको ये समीकरण हल करना है। तो आप मान रख दीजिए भागा का अर्थ कह रहा है आपका कि माइनस है, तो माइनस कर दीजिए। माइनस का अर्थ कह रहा है यहाँ पे गुणा, तो गुणा कर दीजिए। गुणे का अर्थ कह रहा है प्लस होगा, तो प्लस कर दीजिए, और प्लस का अर्थ कह रहा है भागा, तो भागा कर दीजिए। तो आप इसे हल करिएगा। तो सबसे पहले 6 हो जाएगा यहाँ, 6 माइनस, अब 10 में से 4 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 40 हो गया, और ये 12 में से 6 का भाग करेंगे हो जाएगा 2 प्लस 2 हो जाएगा। अब जो है 6 माइनस 40 कितना हो जाएगा, तो 6 माइनस 40 हो जाएगा यहाँ पे -34 प्लस 2, कितना हो जाएगा यहाँ पे -34 प्लस 2 -32 हो गया। तो आंसर जो होगा यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर 34वां प्रश्न है यदि एक व्यक्ति किसी फोटोग्राफ को दिखाते हुए कहता है फोटोग्राफ में दर्शित महिला मेरे भांजे की नानी है, फोटोग्राफ की इस महिला का उस व्यक्ति की बहन से क्या संबंध है जिसकी अन्य कोई बहन नहीं है, तो वह पूछा है क्या होगी। तो चलिए जो है देखते हैं। कह रहा है एक व्यक्ति किसी फोटोग्राफ को दिखाते हुए कहता है फोटोग्राफ में दर्शित महिला मेरे भांजे की नानी है, यानी कि ये मान लीजिए व्यक्ति हो गया, व्यक्ति, तो व्यक्ति की ये मान लीजिए बहन हो गई, बहन का लड़का जो है भांजा होगा, तो ये मान लीजिए उसका पुत्र हो गया, तो ये जो है भांजा होगा। फिर कह रहा है कि फोटोग्राफ की इस महिला का उस व्यक्ति की बहन, यानी कि फोटोग्राफ में दर्शित महिला मेरे भांजे की नानी है, तो भांजे की नानी यानी कि उसकी बहन की माँ जो होगी ये वो नानी लगेगी। तब कह रहा है कि फोटोग्राफ की इस महिला का उस व्यक्ति की बहन से क्या संबंध है, तो ये मान लीजिए इसकी नानी हो गई, उसका संबंध पूछा है, तो इसका और इसका संबंध क्या होगी, तो ये महिला जो है इसकी माँ लगेगी। तो आंसर जो सही होगा यहाँ पे सी ऑप्शन। पूछ रहा है कि फोटोग्राफ की इस महिला का उस व्यक्ति की बहन से यानी कि इसकी बहन से क्या संबंध है, तो क्या लगेगी माँ लगेगी, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। पहले ही कह रहा है कि उसकी अन्य कोई बहन नहीं है, तो माँ ही लगेगी, जो है सी ऑप्शन सही होगा। अब जो है 35वां प्रश्न है निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। महासागर का संबंध दिया गया है प्रशांत महासागर से, तो द्वीप का संबंध आपको बताना है क्या होगा। तो जिस तरह जो है आप देख सकते हैं प्रशांत महासागर 7 महासागरों में से एक है, उसी प्रकार ग्रीनलैंड क्या एक द्वीप है, इसलिए ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी ये सभी देश हैं, ग्रीनलैंड एक द्वीप है, तो ये विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। तो दोस्तों जो है ये था आपका जीएस के 35 क्वेश्चन, क्योंकि 5 क्वेश्चन जो है लगभग आपसे
मैथ से पूछे जाएंगे, तो इसलिए मैथ का क्वेश्चन इसमें शामिल नहीं किया गया है। बाकी 35 क्वेश्चन ही हैं जीएस के। तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। बाकी जो है प्लेलिस्ट में है पहले के अपलोड वीडियो, वो आप देख सकते हैं जाके। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।